नमस्ते। और आज के इस ऐतिहासिक सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे शासक पर चर्चा करने वाले हैं जिसका जीवन सबसे दिलचस्प, उलझा हुआ और पूरी तरह से विरोधाभासी रहा है। बिल्कुल। देखिए, जब हम आधुनिक भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों को देखते हैं, जैसे हमारे तिरंगे के बीच का अशोक चक्र या सारनाथ के वो 4 शेर, तो हमारे दिमाग में तुरंत शांति, करुणा और अहिंसा जैसे शब्द आते हैं। लेकिन सच तो यह है कि इन शांति के प्रतीकों को गढ़ने वाले सम्राट की अपनी शुरुआत भयंकर रक्तपात से हुई थी। आज हम उसी भयंकर अंधकार से लेकर परम शांति तक की इस पूरी यात्रा को बारीकी से समझेंगे। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के हमारे इस सेशन का एजेंडा क्या है। हम शुरुआत करेंगे चंड अशोक के उदय से, फिर बात करेंगे कलिंग युद्ध की उस खौफनाक विभीषिका की, उसके बाद हम उनके धम्म अशोक में हुए उस अविश्वसनीय बदलाव को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी संतानों के जरिए शांति का प्रसार किया, और आखिर में बात करेंगे उनकी आधुनिक विरासत की। ये चर्चा सच में बहुत रोचक होने वाली है। तो चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं, चंड अशोक का उदय यानी 99 भाइयों का मार्ग। इस कहानी की शुरुआत होती है मौर्य साम्राज्य के उन विशाल महलों से, जहां बचपन से मिली उपेक्षा और तिरस्कार ने युवा अशोक के अंदर खुद को साबित करने की एक बेहद खतरनाक आग भड़का दी थी। अब बिंदुसार के इन दोनों बेटों के बीच का जो अंतर था वो एकदम साफ था। एक तरफ था राजकुमार सुसीम, जो सबका पसंदीदा था, दिखने में बहुत आकर्षक था, लेकिन वो एक बेहद घमंडी और अयोग्य प्रशासक था। जब तक्षशिला में बगावत हुई तो सुसीम उसे संभालने में पूरी तरह नाकाम रहा। तब बिंदुसार को मजबूर होकर अशोक को वहां भेजना पड़ा। और अशोक ने अपनी कूटनीति और भयानक क्रूरता से उस विद्रोह को पूरी तरह कुचल कर रख दिया। मतलब उसी वक्त ये साफ हो गया था कि इस विशाल साम्राज्य का असली और सबसे खतरनाक योद्धा कौन है। फिर आता है साल 272 ईसा पूर्व। सम्राट बिंदुसार अपनी मृत्युशैया पर थे और इसी के साथ शुरू हुआ सत्ता का एक बेहद खूनी खेल। आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रीलंका के प्राचीन बौद्ध ग्रंथों महावंश और दीपवंश में एक ऐसा दावा किया गया है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। उसमें लिखा है कि सत्ता हासिल करने के लिए अशोक ने 1-2 नहीं, अपने पूरे 99 सौतेले भाइयों का कत्ल कर दिया था। अब आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि शायद 99 का आंकड़ा थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये भारत के इतिहास का सबसे क्रूर और भयानक गृह युद्ध था। और पता है इस संघर्ष का अंत कैसे हुआ? सत्ता के सबसे बड़े दावेदार सुसीम की मौत किसी ड्रामे से कम नहीं थी। अशोक के सबसे वफादार मंत्री राधागुप्त ने महल के एक गुप्त द्वार के पास एक गहरी खाई खुदवाई, उसे दहकते हुए कोयलों से भर दिया और ऊपर से पत्तियों और मिट्टी से उसे ऐसे ढका कि वो किसी को नजर न आए। सुसीम, जो उस वक्त गुस्से और अहंकार में अंधा हो चुका था, सीधे इस जानलेवा जाल में आ गिरा और एक बेहद दर्दनाक मौत मरा। इस तरह 4 साल के लगातार खून खराबे के बाद 268 ईसा पूर्व में चंड अशोक यानी क्रूर अशोक ने मौर्य सिंहासन पर अपना कब्जा जमा लिया। और यहीं से हम आते हैं भाग 2 पर, कलिंग युद्ध की विभीषिका 261 ईसा पूर्व। अपने राज्याभिषेक के 8वें साल में अशोक की नजर पड़ी कलिंग पर। कलिंग उस समय एकमात्र ऐसा राज्य था जो पूरी तरह स्वतंत्र भी था और बेहद समृद्ध भी। चंड अशोक के लिए ये स्वतंत्रता मानो एक व्यक्तिगत अपमान बन गई थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे मौर्य साम्राज्य की पूरी ताकत कलिंग को कुचलने में झोंक दी। और इसके नतीजे वो सच में दहला देने वाले थे। पहला आंकड़ा जो हमें मिलता है वो है 1 लाख। देखिए, कलिंग का युद्ध कोई आम युद्ध नहीं था, वो एक तरह का संपूर्ण संहार था। मौर्य सेना कलिंग पर एक प्रलय की तरह टूट पड़ी थी। इस भयानक नरसंहार में 1 लाख से ज्यादा लोग बेरहमी से मार दिए गए। यहाँ तक कहा जाता है कि धौली की पहाड़ियों के पास बहने वाली दया नदी का पानी उस दिन बेगुनाहों के खून से पूरी तरह लाल हो गया था। और ये त्रासदी सिर्फ मौतों पर ही नहीं रुकी। जो लोग जिंदा बच गए उनकी हालत तो मौत से भी बदतर थी। 1,50,000 लोगों को उनके ही घरों से निकालकर निर्वासित कर दिया गया, उन्हें गुलाम बना लिया गया। जरा सोचिए, पूरी की पूरी कलिंग सभ्यता को ही जैसे दुनिया के नक्शे से बेरहमी से मिटा दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई सुनी सुनाई लोक कथा या बढ़ा चढ़ाकर बताई गई बात नहीं है। ये सारे तथ्य खुद उस विजेता ने पत्थरों पर उकेरे हैं। 13वें प्रमुख शिलालेख पर लिखे गए ये शब्द इतिहास में शायद इकलौता ऐसा उदाहरण है
जहां कोई राजा अपनी जीत का जश्न मनाने के बजाय अपनी खुद की क्रूरता के आंकड़े दुनिया को गिनवा रहा है। उस जमाने की आबादी के हिसाब से अगर हम सोचें तो कलिंग का तो जैसे वजूद ही खत्म हो गया था। लेकिन फिर एक ऐसा पल आया जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। जब युद्ध के बाद सम्राट ने खुद उस खून से सने मैदान का दौरा किया तो उन्हें वहां कोई जीत या गौरव नहीं दिखा। उन्हें दिखे मृत बच्चे, रोती हुई बेबस विधवाएं और मारे गए बेकसूर भिक्षु। उस भयानक सड़ांध और चीखों के बीच चंड अशोक का वो पत्थर सा कठोर दिल आखिरकार टूट गया। एक ऐसा गहरा अपराध बोध उनके सीने में घर कर गया जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मैंने ये क्या किया? ये अशोक की जिंदगी का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक मोड़ था। और यहीं से शुरू होता है भाग 3, धम्म अशोक में परिवर्तन, एक ऐतिहासिक यू टर्न। कलिंग के उस खौफनाक मंजर के बाद भारी आत्मग्लानि में डूबे अशोक की मुलाकात निग्रोध नाम के एक बहुत ही शांत बौद्ध भिक्षु से हुई। और हैरानी की बात क्या थी, ये भिक्षु उसी सुसीम का बेटा था जिसे अशोक ने सत्ता के लिए बेरहमी से मार डाला था। लेकिन उस भिक्षु के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, कोई नफरत नहीं थी, सिर्फ शांति थी। इस मुलाकात ने और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं ने अशोक के अंदर एक ऐसी चिंगारी जलाई जिसने इतिहास का सबसे बड़ा यू टर्न ला दिया। उसी पल चंड अशोक की मौत हो गई और धम्म अशोक का जन्म हुआ। महिला होस्ट अशोक का ये हृदय परिवर्तन इतना पूर्ण और इतना गहरा था कि उन्होंने एक ऐसी घोषणा कर दी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने कहा कि भेरी घोष यानी युद्ध के नगाड़ों की जो डरावनी आवाज है वो अब हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाएगी और उसकी जगह लेगा धम्म घोष यानी नैतिकता, सहिष्णुता और करुणा की पुकार। जरा सोचिए, दुनिया के सबसे शक्तिशाली सम्राट ने अपनी ताकत के चरम पर आकर अपनी मर्जी से हमेशा के लिए हथियार डाल दिए। और ये धम्म सिर्फ कोई व्यक्तिगत पूजा पाठ या विश्वास नहीं था। अशोक ने इसे बाकायदा अपने शासन की मुख्य नीति बना दिया। उन्होंने दुनिया के सबसे पहले कल्याणकारी राज्यों में से एक की मजबूत नींव रखी। मतलब उन्होंने सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी दुनिया के पहले चिकित्सालय बनवाए, यात्रियों के लिए सड़कें बनवाईं, छायादार पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए और दूर दूर से औषधीय जड़ी बूटियां मंगवा कर लगवाईं। उन्होंने धम्म महामात्र नाम के खास अधिकारियों की भी नियुक्ति की, जिनका काम सिर्फ ये देखना था कि पूरे साम्राज्य में आम जनता का कल्याण और न्याय हो रहा है या नहीं। और कलिंग के लोगों के प्रति उनके इस गहरे पश्चाताप का सबसे बड़ा सबूत हमें धौली के शिलालेख में मिलता है। उसी जमीन पर जहां उन्होंने वो भयानक कत्लेआम मचाया था, अशोक ने एक तरह से अपना सार्वजनिक माफीनामा लिखवाया। उन्होंने पत्थरों पर लिखवाया, सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक क्रूर तानाशाह के डरावने फरमान अब एक दयालु पिता के शब्दों में बदल चुके थे। इतिहास में अपनी इतनी बड़ी गलती को इस तरह खुलेआम स्वीकार करने का साहस शायद ही किसी और ने दिखाया हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 4 पर, अपनी संतानों के माध्यम से शांति का प्रसार, एक वैश्विक मिशन। अपने साम्राज्य के अंदर पूरी तरह शांति स्थापित करने के बाद धम्म अशोक की जो नई महत्वाकांक्षा थी वो थी पूरी दुनिया के दिलों को जीतना। 250 ईसा पूर्व में उन्होंने पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया और इसके ठीक बाद शुरू हुआ प्राचीन इतिहास का सबसे महान राजनयिक शांति मिशन। उन्होंने शांति के दूत तैयार किए और उन्हें दुनिया के हर ज्ञात कोने में भेज दिया। इस शांति मिशन का जो पैमाना था वो वाकई विस्मयकारी है। शिलालेखों से हमें पक्के तौर पर पता चलता है कि अशोक ने अपने दूत सुदूर पश्चिम में 5 महान यूनानी राजाओं के दरबार तक भेजे थे, सीरिया, मिस्र, ग्रीस और लीबिया तक। ये कल्पना करना भी कितना अद्भुत लगता है कि उस जमाने में बौद्ध भिक्षु हाथ में भिक्षा पात्र लिए भूमध्य सागर तक पहुंच गए थे ताकि वो ग्रीक राजाओं को बुद्ध का अहिंसा और करुणा का संदेश दे सकें। लेकिन इस पूरे मिशन का जो सबसे मार्मिक हिस्सा था वो दक्षिण की तरफ गया। कलिंग में अशोक ने हजारों लोगों से उनकी संतानें छीन ली थी। अब प्रायश्चित के रूप में उन्हें अपनी सबसे मूल्यवान चीज दुनिया को सौंपनी थी। उन्होंने अपने सगे बेटे महेंद्र और बेटी संगमित्रा को बौद्ध भिक्षु बनाया और समुद्र पार श्रीलंका भेज दिया। वहां जाके संगमित्रा ने उसी पवित्र बोधि वृक्ष का एक पौधा लगाया जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और आपको पता है, वो पेड़ आज भी श्रीलंका के अनुराधापुर में हरा भरा खड़ा है, जो इस विश्व धर्म के प्रसार का एक जीता जागता सबूत है। अब हम आते हैं हमारे आखिरी हिस्से भाग 5 पर, अशोक की आधुनिक विरासत 2000 साल अंधेरे में।
अशोक के अविश्वसनीय जीवन का आखिरी पन्ना एक बहुत ही दुखद विडंबना से जुड़ा है। लगभग 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई और क्योंकि उन्होंने सेना और युद्ध का पूरी तरह त्याग कर दिया था, मौर्य साम्राज्य बहुत तेजी से कमजोर पड़ने लगा। महज 50 सालों के भीतर 185 ईसा पूर्व आते आते इतने विशाल साम्राज्य का पूरी तरह पतन हो गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो इतिहास का एक बहुत बड़ा रहस्य है। वो महान सम्राट जिसने पूरे महाद्वीप के पत्थरों पर अपने शांति संदेश खुदवाए थी, वो भारत की यादों से ही जैसे पूरी तरह मिट गया। अगले 2000 सालों तक वो शिलालेख खामोशी से जंगलों में खड़े रहे क्योंकि उन्हें पढ़ने वाला कोई नहीं था। पुरुष होस्ट, इस लंबी विस्मृति और खामोशी का अंत आखिरकार 1837 में जाकर हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक बहुत ही असाधारण विद्वान थे, जेम्स प्रिंसेप। उन्होंने एक चमत्कार कर दिखाया। उन्होंने प्राचीन ब्राह्मी लिपि को डीकोड कर लिया और अचानक 2000 साल से खामोश पड़े वो पत्थर जैसे फिर से बोल पड़े। श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथों की मदद से ये साबित हो गया कि शिलालेखों पर लिखा देवा नाम प्रियदर्शी कोई और नहीं बल्कि खुद सम्राट अशोक ही थे। इस तरह भारत को अपना वो सबसे महान सम्राट, जिसे वो लगभग भूल चुका था, हमेशा के लिए वापस मिल गया। और जब 1947 में भारत एक स्वतंत्र देश बना तो अपनी नई पहचान, अपनी नई नींव रखने के लिए देश ने अपनी सबसे गहरी और पुरानी जड़ों की तरफ देखा। संविधान सभा ने अशोक के इन्हीं प्रतीकों को अपनाया। आज जो हमारे तिरंगे के बीच का अशोक चक्र है, वो उसी धम्म चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। और सारनाथ के वो 4 राजसी शेर जिन्हें आज हम अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में देखते हैं, वो भी उन्हीं के हैं। चंड अशोक भले ही इतिहास के पन्नों से मिट गया हो, लेकिन धम्म अशोक आज भी भारत की चेतना में अमर है। बिल्कुल सही कहा। तो ये सिर्फ एक राजा के पश्चाताप की कहानी नहीं है, ये पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि सबसे गहरे और खौफनाक अंधेरे को भी करुणा और शांति की रोशनी से पूरी तरह मिटाया जा सकता है। तो आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। आज की इस आधुनिक दुनिया में जहां हर तरफ सत्ता और अहंकार का बोलबाला है, क्या आज का कोई भी विश्व नेता अकल्पनीय हिंसा से बिना शर्त शांति की ओर ऐसा पूर्ण और क्रांतिकारी बदलाव करने की हिम्मत जुटा सकता है? इस गहरे विचार के साथ आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली चर्चा में।